नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, इस देश की सबसे प्रभावशाली महिला नेता ही नहीं, सारे नेताओं में अगर कहा जाए सबसे प्रभावशाली, सबसे धाकड़ राजनेता, तो ममता बनर्जी का नाम मुझे लिखना हो तो नंबर 1 पर लिखने में 1 मिनट भी हिचकूंगा नहीं। उस ममता बनर्जी को क्या भारतीय जनता पार्टी अब खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रही है? टीएमसी ने बाकायदे बीजेपी का पोस्ट शेयर किया है और पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया है कि पहले, और हालांकि पहले हो भी चुका है, कई ऐसी बाइटें मार्केट में हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें ममता दीदी के साथ दुराचार व्यभिचार करने जैसी बातें भी अंधभक्तों ने और कई कुपढ़ों ने, जो इस देश के नफरती हैं, उन्होंने किया है। अब ममता बनर्जी को जान से मारने की बात होने लगी है, लेकिन इस पर किसी चैनल पर कोई डिबेट नहीं होगी कि ममता बनर्जी के बारे में या किसी के बारे में लोकतंत्र में मारने की बात कैसे हो सकती है, किसी को भी निपटा देने की बात कैसे हो सकती है। क्या इस देश में पुलिस तंत्र लागू हो चुका है, पुलिस तंत्र जिसमें किसी को भी वही इंसाफ करे, किसी को भी मार दे? क्या इस देश में अजय पाल शर्मा जैसे आईपीएस की आड़ में लोकतंत्र को कुचलने की तैयारी हो चुकी है? क्योंकि आईपीएस अजय पाल शर्मा के वीडियो पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, अदालत जाने की तैयारी हो रही है। हालांकि फिर वही बात कहे, निजी विचार हमसे पूछेंगे तो हमें पता है, कहीं चले जाओ, कुछ होना जाना नहीं। ऐसे ही ये बदजुबानी, बददिमागी थोड़ो हो जाती है किसी को भी बीमारी। बददिमाग कोई ऐसे नहीं होता है, वो अजय पाल हो कोई भी हो, वो बददिमाग बदजुबान तब होता है जब उसे पता होता है कि उसका बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। सत्ता उसके साथ है, न्यायपालिका उसके साथ है, सिस्टम उसके साथ है, सब कुछ उसके साथ है, तब वो इतना बददिमाग और बदजुबान होता है। लेकिन बंगाल की पब्लिक, बंगाल की जनता, इसी से आखिरी उम्मीद है जिसने आज अजय पाल शर्मा को रोड पर घेर के दौड़ा लिया। जरा हेमंत भाई को लाइए, मैं सीधे खबरों पर चलता हूं क्योंकि खबरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। स्वागत है हेमंत भाई। कोई और नहीं दिखा रहा है तो हम ही लोग दिखा दे, कम से कम हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। बीजेपी अब ममता बनर्जी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रही। टीएमसी ने बीजेपी नेता का पोस्ट शेयर कर लगाया बड़ा आरोप। जरा दिखाइए क्या है इसमें, जो पोस्ट शेयर करके आरोप लगाने की बात है, ये पूरा का पूरा क्या है? जरा स्क्रीन पर है, अंग्रेजी में है, मैं कहूंगा हेमंत भाई पढ़ ज्यादा बेहतर है। अजीम भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। जी। ये तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया है पूरे घटनाक्रम को। आफ्टर थ्रेट्स एंड सर्कुलेशन ऑफ वाइल्ड डेरोगेटरी कैरिकेचर्स, बीजेपी हैज नाउ स्टूड टू इशूइंग ओपन डेथ थ्रेट्स अगेंस्ट श्रीमती ममता ऑफिशियल। धमकियों, तरह तरह की बकवासबाजी को फैलाने के बाद, आपत्तिजनक उनके जो पिक्चर्स वगैरह, कैरिकेचर्स, कार्टून बनाकर करने के बाद बीजेपी अब और निचले स्तर तक चली गई है और श्रीमती ममता बनर्जी और सुश्री ममता बनर्जी के खिलाफ जान से मारने की धमकियां भी जारी कर रही है। बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक अजय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, डराएगा तो ठोकेगा दीदी एट ममता ऑफिशियल। ये इस तरह की बात एक राष्ट्रीय प्रवक्ता लिख रहा है आशीष भाई, ये सोचने की बात है। जिसका मतलब है, इफ यू ट्राई टू स्केयर अस, यदि आप हमें डराने की कोशिश करेंगे, यू विल बी शॉट डेड, आपको मार दिया जाएगा दीदी। ए 3 टाइम इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड दिस इज व्हाट बीजेपी हैज टू ऑफर। 3 बार का मुख्यमंत्री अगर ये लिखता है, मुख्यमंत्री के बारे में लिखा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास यही है लोगों को देने के लिए। फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इस दौरान सिट्स इन स्टडीड साइलेंस, पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है, एक म्यूट, बिल्कुल सुन, कंप्लिसिट स्पेक्टेटर, एक जिसको कहते हैं ना दर्शक, मूक दर्शक बन करके बैठा हुआ है। दिस इज द पोरी बॉर्टन बीजेपी एनविजन फॉर बंगाल। ये भारतीय जनता पार्टी के बंगाल पर कब्जे का एक जिस तरह का षड्यंत्र है।
दे सीक टू ट्रांसप्लांट देयर गोली मारो एंड थोक दो कल्चर। वो बंगाल के अंदर अपनी जो उनकी जो संस्कृति है गोली मारो की और ठोक दो की, उस संस्कृति को थोपना चाहते हैं बंगाल के ऊपर। परफेक्टेड ऑन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार इनटू बंगाल, जिनको वो कामयाबी के साथ लागू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, अब उसको बंगाल में लाना चाहते हैं। एंड दिस कल्चर ऑफ इंटिमिडेशन हैज बीन सैंक्शन फ्रॉम द वेरी टॉप। और भारतीय जनता पार्टी की जो ये संस्कृति है, इसको बिल्कुल शीर्ष से उनको मंजूरी है बाय द एक्शंस ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह देमसेल्व्स। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के एक्शन से भी ये बात साबित होती है। इफ दिस इज हाउ दे स्पीक ऑफ दीदी, यदि ये तरीका है उनका दीदी के बारे में बात करने का, वन शडर्स टू थिंक व्हाट द सेफ्रॉन गुंडाज वुड अनलीश अपॉन द ऑर्डिनरी मदर्स एंड डॉटर्स ऑफ बंगाल। यदि उनका दीदी के बारे में ये बात करने का तरीका है, तो वो बंगाल की महिलाओं और माओ और बेटियों के खिलाफ किस तरह की गुंडागर्दी जो है, भगवा गुंडागर्दी करेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बट मार्क दीज वर्ड्स, लेकिन ये बात नोट कर लीजिए, बंगाल डज नॉट फॉरगेट, बंगाल भूलता नहीं है, बंगाल डज नॉट फॉरगिव, बंगाल माफ नहीं करता। दिस इंसल्ट, दिस थ्रेट अगेंस्ट इट्स डॉटर विल बी आंसर्ड नॉट विद वर्ड्स। ये जो इंसल्ट की गई है बंगाल की बेटी की, ममता जी की, इसका जवाब दिया जाएगा शब्दों से नहीं, वोटों से, बट विद वोट्स। ऑन 4 मई बंगाल विल मेक इटसेल्फ हर्ड, और 4 मई को बंगाल की पूरी आवाज पूरे देश में सुनाई देगी। ये उन्होंने ट्वीट किया है। डॉक्टर अजय आलोक जो है ये करते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रिजल्ट आने तक कहीं निपट ना जाए, डराएगा तो ठोकेगा मोदी। बताइए, हद कर दी है तो आशीष भाई। और अमित मालवीय का 16 घंटे पुराना, अजय पाल शर्मा द एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एंड सिंघम ऑफ यूपी पुलिस हैज बीन डिप्लॉयड एज पुलिस ऑब्जर्वर इन साउथ 24 परगनास। तो ये अमित मालवीय इसको कर रहा है। अमित मालवीय को चुनाव आयोग का पर्यवेक्षक है क्या? चुनाव आयोग का प्रवक्ता है? ये भाजपा की आईटी सेल का प्रवक्ता है? वो इस तरह की बात कैसे कर सकता है? नहीं नहीं, तो हैरान हूं भाई। अमित मालवीय तो बताया है कि सिंघम को भेजा है। एक बात में खाली, अमित मालवीय अजय पाल शर्मा के बारे में बता रहा है, सिंघम है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मधु किशोर ने बताया था, किस चीज का दलाल बताया था? उस पर एक को ट्वीट नहीं किया, उस पर तो ये भी नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं हूं। मैं, बड़ा आश्चर्य की बात है हेमंत भाई, जो मधु किशोर ने इसको बोला था, आपको तो पूरा कई बार पढ़े होंगे उस ट्वीट को, हम लोगों ने कई बार पढ़ा उसको, ध्यान से पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद किया। मैं तो कहा कि अंग्रेजी में हो सकता है भाई, गड़बड़ हो जाता है, हिंदी अनुवाद कर लो। फिर हिंदी अनुवाद करके 2-3 जगह से चेक किया, एआई से लेकर के और गूगल तक सब जगह चेक किया, हर जगह एक अर्थ दिखाया। फिर आपसे चर्चा हुई, भाव चर्चा हुई, सबने कहा जो हिंदी अनुवाद में दिखा रहा था वो वाला थोड़ा शब्द सोफिस्टिकेटेड था, आप लोगों ने बताया तो और थोड़ा असली शब्द बता दिया कि किस चीज का दलाल बताया है मधु किशोर ने। इसको मधु किशोर ने किस चीज का दलाल बताया था? वो पता नहीं पिंप वगैरह कुछ बता रहे थे भाव, उस टाइप का। क्या क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन किस चीज का दलाल? एक बार नहीं कहा कि नहीं हम उस चीज के दलाल नहीं है, एक बार नहीं बताया। यही है, इसलिए नहीं, बताओ क्यों? इसलिए नहीं कि मधु किशोर में हाँ ना ज्यादा करने के चक्कर में पड़ेंगे तो मधु किशोर पता चलेगा, डेट, तारीख, ओयो, नाम सब बता दी, रिलीज कर दी, तब का हुई भैया, इसलिए चुप हो जाओ एकदम। अजय पाल शर्मा, अच्छा अजय पाल शर्मा तारीफ क्यों कर रहा है? अजय पाल शर्मा वीडियो आज कई मिलियन लोगों ने देख लिया। खाली मैं महुआ मोइत्रा के हैंडल पर देख रहा था अभी कुछ देर पहले, महुआ मोइत्रा के हैंडल पर 1.2 मिलियन लोगों ने देख लिया है, 1.2 मिलियन देख चुके। बार गर्ल के साथ वीडियो अजय पाल शर्मा का, वाह रे सिंघम वाह, ये बार गर्ल के साथ चिंगम चबा रहा है सिंघम। ये सिंघम उत्तर प्रदेश का आईपीएस, शर्म आती है कि मेरे उत्तर प्रदेश में ऐसे आईपीएस है, शर्म आती है। इस देश की सत्ता अगर उनको मुकुट में अपने मणि लगाना चाहती है तो लगाए। अगर उनके इस देश के सत्ताधीशों के या हमारे प्रदेश के आदित्यनाथ के मुकुट में वो मणि हो है तो मुबारक हो योगी आदित्यनाथ को। लेकिन जिस प्रदेश में ऐसे आईपीएस हो, आप सोचो ना, आईपीएस क्या ट्रेनिंग चली होगी, शपथ लिया होगा, और उसके बाद ये देखो बाल गर्ल वीडियो में पूरा का पूरा। हमको तो एकदम नहीं यकीन हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। खैर,
जरा आगे चलिए, फिर मैं आता हूं आपके पास, डिटेल में आता हूं भी इस पे, धमकी पे, और ये शर्मा जी पे। ये देखिए शर्मा जी जो फालता विधानसभा है जहांगीर खान वाला, वहां फिर गए थे। दो जगह दो तरह की खबरें हैं। एक जगह है पीटीआई पे कि वहां पर गए थे ये चेकिंग करने के लिए, दूसरी जगह है कि जहांगीर खान के यहाँ गए थे ये उनको फिर से उनके परिवार को समझाने, नोटिस वोटिस देने के लिए। पब्लिक ने ऑडियो खोलो भाई, ऑडियो खोलो। पूरा ये सिक्योरिटी में पहुंचे हैं, और ये बंगाल है, बंगाल की पब्लिक। देखिए ये अभी का थोड़ी देर पहले का वीडियो है। ये देखिए क्या तैयारियां हैं बंगाल में, ऐसा चुनाव। ये देखिए जरा, इस तैयारी के साथ अरे चुनाव करवाया तो इतना ड्रामा क्यों किया भाई। चलिए एक महीना हो गया कि नहीं? एक वीडियो और आया, देखिए। आपका घर कहीं हो, आप एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया का एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्का हल्का ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा दिल्ली। कल क्या खबर चलाई गई थी कि जहांगीर खान का घर ही कोई नहीं बता रहा था, बड़े खोज के पहुंचे थे वहां। आपने देखा एक महिला से पूछा, तत्काल उसने बता दिया कि उधर घर है। और बाकी जो वहां पर ड्यूटी में है उनको भी ये धमकी दे रहे हैं भाई साहब कि तुम लोग नहीं समझ रहे हो, सीबीआई जांच हो जाएगी, सब पर जांच बैठेगी और फिर दिन भर दौड़ना। सीबीआई जांच की धमकी ये दे रहा है। ये एक जिले का कप्तान है, एसपी है, ये सीबीआई जांच की धमकी दे रहा है। चुनाव ड्यूटी में लगे हुए लोगों को, लगे हुए कर्मचारियों को सीबीआई जांच की धमकी। कौन सा, मतलब ऐसा कोई चार्टर है क्या हेमंत भाई? मैं यहीं पे अब सवाल पे आता हूं। कोई ऐसा चार्टर है जिसको आपने पढ़ा हो कि कैसे क्या होने पे सीबीआई जांच होने लगती है? या कोई आप भी बहुत आईपीएस को जानते होंगे कि बताता हो कि नहीं नहीं सीबीआई जांच। हाँ बताइए बताइए। आशीष भाई, इस देश के गवर्नेंस के सिस्टम को तबाह और बर्बाद करने का एक और शर्मनाक उदाहरण है जो आपने पिक्चर दिखाई है। ये जिले का पुलिस पर्यवेक्षक है या पुलिस का अधीक्षक है? इसको यही नहीं पता क्या कैसे धमकी दे रहा है, किस कैपेसिटी में दे रहा हुई सही? आप ऑब्जर्वर हो, आपका जो काम दिया गया है आप उसको कीजिए। ये जो समानांतर प्रणाली है ना, पैरेलल एक सिस्टम बनाना, ये एक खतरनाक मिसाल है। और चुनाव आयोग इस व्यवस्था को अव्यवस्थित, उसको पूरे को चाउटीक बनाने के लिए ये सारे धंधे कर रहा है कि कोई भी सिस्टम बचे ही ना और फिर जैसे चाहो वैसे करा दो। किसी व्यक्ति की इतनी मजाल नहीं होती, आईपीएस की भी नौकरी होती है। यहाँ कोई कुछ हो गया तो ये कहाँ जाएगा, ये भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये आशीष भाई क्या है, ये जो ब्यूरोक्रेसी हमारी ना, माफ कीजिएगा मैं वो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इनमें से 95 से 98% राज के पूत है, जिसका राज उसी के पूत। इनको ना देश के संविधान से मतलब, ना इनको अपनी शपथ से मतलब, ना इनको इस बात से मतलब कि देश में कानून व्यवस्था की क्या चीज है, ना इनको ये मतलब कि चुनाव फ्री एंड फेयर ओपनिंग सेंटेंस है चुनाव आयोग का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब इस बात से है कि इन्हें इस बेहूदगी और इस सेवा का बढ़िया सा मेवा मिल जाए जितना जल्दी हो सके। आप ये बताइए ना, इस भाई साहब की जो ड्यूटी पोस्टिंग की गई है वो इसकी चुनाव आयोग ने की है या अमित मालवीय ने की है? अमित मालवीय किस कैपेसिटी के अंदर इसके गुण बता रहा है, मुझे ये तो समझा दीजिए आप एक बार। और वो इसको खराब उतरने के लिए जान लगा के पड़ा है, जान झोंक दी उसने कि अमित मालवीय की बात पे मुझे खरा उतरना है। और मुझे हैरानी नहीं होती, ये 2-4 हवाई फायर भी कर देता। क्यों? क्योंकि राज का कंधे पे हाथ है और टास्क दिया गया है। और टास्क को ये कितना, टास्क इनको नहीं, टास्क एक ज्ञानेश गुप्ता नाम का जीव भी दिल्ली में बैठा हुआ उसको भी दिया गया है। और पूरे सिस्टम को तबाह, नष्ट और बर्बाद करने का टास्क है ये। मैं आपको लगातार पहले दिन से एक बात कह रहा हूं, चुनाव जिस दिन घोषित हुआ शाम को 4 बजे हमने तत्काल शो किया था मैंने रात को,
और उसके चंद घंटों के बाद, जब हम सो के भी नहीं उठे थे, उससे पहले बंगाल का सारा टॉप एडमिनिस्ट्रेशन बदल दिया था ज्ञानेश गुप्ता ने। क्या कोई ऐसा उदाहरण एक बता दीजिए मुझे, भाजपा शासित राज्य में आज तक कोई एक उदाहरण बता दीजिए। जितने बड़े पैमाने पे यहाँ तबादले किए गए, वन साइडेड किए गए। तो ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय से ऑर्डर जारी हो रहे हो, चुनाव आयोग से तो ऑर्डर जारी होते भी दिख रहे हो। हाउ डज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोज के किसको लगाना है, कहां लगाना है? एंड हु इज अमित मालवीय टू टेल के ये कौन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है? भाई 24 परगना में लगाया गया है, तुम लोगों को डरा रहे हो क्या? अमित मालवीय के खिलाफ तो इसी बात पर चर्चा जो चाहिए, इसी ट्वीट के ऊपर नहीं होना चाहिए। हु इज ही, इन विच कैपेसिटी? चुनाव आयोग का प्रवक्ता है, चुनाव आयोग का गार्जियन है, चुनाव आयोग का गाइड है, चुनाव आयोग का बॉस है, कुछ तो होगा वो। कैसे कर रहा है वो? और ये जो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी आप देख रहे हैं, एक सर्विंग चीफ सेक्रेटरी को रातों रात बदल देना चंद घंटों में, किसने अधिकार दिया ये ज्ञानेश गुप्ता को? आप पैनल मंगाते, ड्रामा तो कर लेते, करना तो वही है जो बीजेपी कहेगी। केरल में देखा था ना किस तरीके से मोहर लगी हुई थी भाजपा की चुनाव आयोग के कम्युनिकेशन पे, देखा होगा ना आपने वो। तो ये पूरी की पूरी परिस्थिति आशीष भाई, जो आज बंगाल का चुनाव हो रहा है ना, मैं इस बात से निश्चिंत हूं बिल्कुल कि इन्होंने जो खेला करना था वो इन्होंने कर दिया है खेल। केवल और केवल अगर ममता बनर्जी की जो ग्रास रूट पे जो पकड़ थी, केवल वही उसको बचा सकती है। जिस तरीके की ये चीजें दिखा रहे हो आप वीडियो पे सामने, ये चीजें अगर हुई तो फिर देश में लोकतंत्र का खात्मा ही समझो। फिर यही लोग ऐसे ही, फिर अभी तक क्या था देखिए, पहले मध्य प्रदेश मॉडल आया, उसके बाद हरियाणा मॉडल आया, हरियाणा से भी एडवांस मॉडल क्या आया, महाराष्ट्र का मॉडल आया, महाराष्ट्र से भी फर्दर वर्जन उसका क्या आया, बिहार के अंदर वर्जन आया एसआईआर के नाम पे। और एसआईआर की सबसे मॉडिफाइड वर्जन कहाँ आया, बंगाल के अंदर। ये जो दिखाई जिस तरीके की 27 लाख वोट जिस तरीके से काटी, और जिस तरीके से उनमें से लोगों को राहत मिल रही है, जितने भी आंशिक है, वो अपने आप में कुछ कह रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता ने वहां पर सरकार भाजपा की बनवाने का पूरा ठेका ले रखा है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। वैसी ही ब्यूरोक्रेसी, उसी तरीके से बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, और सरेआम पहले चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भी लंबे समय तक पैरामिलिट्री वहां रहेगी, और वही बात अब अमित शाह कह रहे हैं। चुनाव आयोग का जिम्मा कब तक होता है? आचार संहिता लगने से लेकर के चुनाव के परिणाम की घोषणा तक। हु इज ज्ञानेश गुप्ता टू से 1 महीने बाद तक रहेगी, और उसके बाद अमित शाह कहते हैं, जिसका काम है ये होम मिनिस्टर का, उसके बाद वो कहते हैं कि बाद में भी रहेगी। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब समझे आप? कि सारे एक है, पूरी रणनीति बैठ के बनाई गई कि लोग सड़कों पे ना आ जाए किसी भी स्टेज पे, इसलिए पैरामिलिट्री को वहां रखो। पूरे देश में आशीष भाई जो 24 का इलेक्शन हुआ ना, मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी, 3,40,000 पैरामिलिट्री थी जवान। अकेले बंगाल के अंदर 2.5 लाख, जो इस देश के इतिहास में भूतन भविष्य। बंगाल में कोई आतंकवाद है क्या, कोई माओवाद है क्या, क्या है? केवल और केवल एक फियर साइकोसिस क्रिएट करना, प्लस इस तरह के ऑब्जर्वर लगाना, प्लस उनका प्रोपेगेंडा अमित मालवीय जैसे लोगों के द्वारा कराना, यानी कि पूरे माहौल को फियरफुल कर दो। और महुआ मोइत्रा ने अभी अभी एक ट्वीट किया है पैरामिलिट्री की फंक्शनिंग को लेकर के, मैंने भेजा आपको कि आप ये व्हाट्सएप पे ऑर्डर देने बंद करो। हम तो आपके लिए संसद में लड़े थे, सीआरपीएफ के लिए सारा विपक्ष लड़ा था, बीजेपी ने जो किया वो किया, लेकिन सारा विपक्ष था। और वही सीआरपीएफ आज क्या कर रही है, क्यों? क्योंकि उसके टॉप पे जो लोग बैठे हैं वो लोग हैं जो सत्ता के करीब आकर के सारे डीजी वहां पर किस लिए मीटिंग कर रहे थे, मुझे बताना एक बार। 1952 से लेकर आज तक आपने कभी आपने पैरामिलिट्री के डीजीज को देखा इस तरीके से इलेक्शन स्टेट में बातचीत करते हुए? क्यों आए यहाँ पर? कोई है जवाब किसी के पास? कहीं ज्ञानेश गुप्ता का कुछ है? जो खेल जमाना था जमा दिया और छुट्टी। ये आशीष भाई इस देश का चुनाव, इस देश के लोकतंत्र का खात्मे की शुरुआत है, ये मान करके चलिए। ये आपने कहा ना कि अभी कि इससे लगता नहीं है क्या कि दोनों मिले हुए हैं? अब लगता नहीं है, अब तो ये बताते हैं कि हाँ हम मिले हुए हैं, क्या कर लोगे, हम मिले हुए हैं। आप जब अभी ये चर्चा कर रहे थे तो मैं बिल्कुल सटीक मैं कंक्लूजन तक पहुंच गया। मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, कोई तुक्का उक्का नहीं। ये जो पुलिस ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, जब अभी आप कह रहे थे ना कि ये सीआरपीएफ के लिए कौन लड़ा, ये पता है कि सीआरपीएफ के लिए विपक्ष लड़ा है। ये पता है कि सीआरपीएफ का कमांडर, जो सीआरपीएफ का कैडर होगा, वो अफसर मोदी और शाह की सच्चाई जान चुका है। उसको पता है कि ये हमारा दरवाजा बंद करने वाले नेता बैठे हुए हैं सत्ता में, ये हमें ऊपर नहीं आने देंगे, हमें डीजी नहीं बनने देंगे। उन्हें पता है, भीतर से उनका राजनीतिकरण कितना भी किया गया हो, लेकिन ये पता है।
ये हर जिले में पुलिस ऑब्जर्वर एक बिल्कुल समानांतर। अच्छा, दूसरी बात, जो दूसरी वाली व्यवस्था है, जिले का डीएम, जिले का कप्तान, वो सब ज्ञानेश कुमार ने बैठाया, लेकिन उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बंगाली समाज का प्रतिनिधि है, वो बंगाल का है। वो सिपाही से लेकर के और ऊपर तक उसे कितनी भी ये धमकी दे दिए हो, कितना भी कर दिए हो, कितना भी इन्होंने सस्पेंड करके दिखा दिया कि हम सस्पेंड कर लेंगे, कर देंगे, उस पर इन्हें भरोसा नहीं है। उस पर नहीं भरोसा है, इनको डाउट है कि ना, ये हमारे हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। सीआरपीएफ पर, मतलब जो सीएपीएफ है, पूरा सीआरपीएफ समेत जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, उन पर भी भरोसा नहीं है। इसलिए उस सीएपीएफ को लीड करने के लिए इन्होंने हर जिले में एक जमुरा भेजा है, छांटा, और वो छांट छांट के भेजे हैं। ये लिस्ट तो ज्ञानेश कुमार की हो ही नहीं सकती। ज्ञानेश कुमार क्या लिस्ट बनाएंगे? इसीलिए भेजा गया है कि जाओ हर जगह पर सीएपीएफ, वही सीएपीएफ लेकर के शर्मा जी घूम रहे हैं ना। Oh yes. शर्मा जी सीएपीएफ ही लेकर घूम रहे हैं ना, चारों तरफ सीएपीएफ घेर के खड़ी है। बता देना, क्या वो कौन डायलॉग बता रहे थे, भाऊ छेनू आया था, बता देना है। तो वो चारों तरफ सीएपीएफ लेकर के, आप किस लेवल पर चले आए हो? कहां पर लोकतंत्र? लोकतंत्र कुछ नहीं। ये एक महीना पहले कहा था ज्ञानेश कुमार ने कि 1 महीना वहां सीएपीएफ रुकेगी। 2 दिन पहले अमित शाह ने कहा 60 दिन रुकेगी। 60 दिन क्या करेगी वहां पर? झालमुड़ी खाएगी? 60 दिन क्या करेगी बताओ ना, क्या करेगी? कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है कि चुनाव के परिणाम के बाद बहुत अनिष्टकारी हो सकता है। मैं फिर से कुछ लॉजिक पर आता हूं। बंगाल में कांग्रेस को हटा करके लेफ्ट काबिज हुई। हमेशा कहा जाता है कि बंगाल का कार्डर जो है ना, वो बड़ा एग्रेसिव होता है, हिंसा और हेन तेन की बातें होती है। क्या जब कांग्रेस को रिप्लेस करके वामपंथी दल काबिज हुए, तो क्या वहां पर ऐसी कोई ऐतिहासिक हिंसा का प्रमाण है कि जहां पर जो है, मैं कह रहा हूं 20 ही दिन, 10 ही दिन, 1 सप्ताह, जहां पर सेंट्रल फोर्सेज को काबू करना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस को हटाकर जब लेफ्ट काबिज हुई थी, तो बंगाल की इच्छा के अनुरूप हुई थी। कुछ नहीं हुआ। छिटपुट हो सकता है, छिटपुट तो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिना मर्जी के होता है। तो भी 2-4 आदमी कहीं, पत्नी ने मतदान नहीं किया था, पति के कहने पर तो पति ने उसको पीट दिया, इस टाइप की खबरें आती है सब जगह। इसको नहीं हम मानते हैं कि सामूहिक, ये हिंसा नहीं है, सामूहिक हिंसा, बड़ी हिंसा कभी हुआ? लेफ्ट, जिसको बार बार इस देश में ये प्रचारित किया गया कि लेफ्ट का कार्डर बहुत खतरनाक है, उस लेफ्ट को समूल नाश कर दिया ममता बनर्जी ने, और सत्ता में आई, रिप्लेस कर दी। क्यों हेमंत भाई? बंगाल में कितना दिन हिंसा हुई? वामपंथी तो बंगाल में आग लगा दिए होते, जैसा जिस कार्डर की बात होती है। कुछ नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बंगाल ने वामपंथियों को हटा करके ममता को सत्ता सौंपी थी। नहीं हुआ ना। इस बार ऐसा कौन सा नतीजा आने वाला है जिसमें बंगाल रक्त रंजित हो जाएगा? क्यों ये 60 दिन सीएपीएफ? ऐसा क्या होने वाला है? क्या बंगाल की इच्छा के विपरीत, बंगाल के करोड़ों लोगों की इच्छा के विपरीत वहां पर कोई जबरन सरकार बनने जा रही है कि जबरन सरकार बनाएंगे, जो बोलेगा उसको निपटाएंगे, जो अजय आलोक कह रहा है निपटाएंगे? क्या कुछ ऐसा है क्या? मैं लॉजिक से जुड़ा हूं, तो कुछ नहीं। हाँ, अभी अभी एक लॉजिकल खबर मैंने आपको जरा स्क्रीनशॉट भेजा, अगर हो सके तो दिखवा दीजिएगा। ये एक देश के इतिहास में एक नई चीज हो रही है। अभी तक तो आपने क्या सुना था कि पैरामिलिट्री को लगा दिया, सीएपीएफ को लगा दिया, सीबीआई को लगा दिया, ईडी को लगा दिया, इनकम टैक्स को लगा दिया। अब जब मैं और आप बात करें, मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है आपको। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में मतदान से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीमें दक्षिण 24 परगना, हुगली, नादिया और कलकत्ता सहित विभिन्न जिलों में तैनात है। टीमें कच्चे बमों, अवैध हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी के मामलों की जांच कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार मतदान के दौरान, बाद या पहले किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए टीमें मौके पर मौजूद है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या परिस्थितियां वहां पर? तो एक ही काम और बच गया
कि वहां पर एनएसजी नहीं लगाई आपने और सेना नहीं लगाई, उनको भी लगा देते एक बार, थोड़ा और भी बढ़िया माहौल होता है, एक फीलिंग लेते हैं ना, ये तो सारे सारे के सारे फीलिंग लेते हैं। तो एनएसजी भी लगा देते, क्योंकि एसपीजी तो एक ही महामानव के लिए बड़ी, वो तो किसी को लग नहीं सकती, तो एनएसजी भी लगा देते। इसके पीछे आपने बिल्कुल ठीक है, इसके पीछे मंशा वही है। हरियाणा में इन्होंने जैसे सत्ता अथी आई, मध्य प्रदेश में जैसे अथी आई, महाराष्ट्र में जैसे अथी आई, बिहार में जैसे अथी आई, बंगाल में इनको पता अगर ऐसे हथियारी तो क्या हो सकता है, बहुत अच्छे से पता है इनको। और उस सारी चीज को वार्ड ऑफ करने के लिए, लोगों में भय बनाए रखने के लिए अभी तक क्या था, ये जो सीएपीएफ होती है ना, इससे लोगों का कानून व्यवस्था में विश्वास बहाल होता है। जब इनको भेजने का मतलब क्या है कि लोकल पुलिस अगर कोई छोटी मोटी कंप्रोमाइज हो तो पैरामिलिट्री खड़ी है, सीआरपीएफ आ गई है, बीएसएफ आ गई है, आईटीबीपी आ गई है। इसका पर्पस वो नहीं है, इसका पर्पस कुछ और है। ये सत्ता हर उस ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई अपना एक कद है, जिसकी अपनी पहचान है, जिसका एक इतिहास है, उस सबको मटिया मेट करके छोड़ेंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। टॉप टू बॉटम जो पूरा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, वो ये आपको याद है ना, एक शब्द कहा था, नरेंद्र मोदी की सेना, याद है आपको? पुलवामा के बाद कहा गया था नरेंद्र मोदी की सेना। तो यहां पर भी बहुत सारे शब्द वैसे ही चल रहे हैं। तो इस बात की, प्राइवेट आर्मी जिस तरीके की सीन क्रिएट किया जा रहा है ना, इसको समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से तैनाती है और जिस तरीके से अमित मालवीय जैसे लोग उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, वो बिना मतलब के नहीं है, उसके बहुत गहरे मायने हैं। ममता बनर्जी तो समझ रही इस बात को, सारे विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि अब आपके पास हंगरी के अलावा और कोई मॉडल है नहीं। और अगर आप यूं ही बटे रहे तो जो मैं आपको 2 साल से एक बात कहता हूं, सारे अलग अलग पिटेंगे और अल्टीमेटली इसका जो सबब है, इस पूरे का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो नॉर्थ कोरिया और रशिया स्टाइल का चुनाव है, जो ये करना चाहते हैं। और वो बार बार ये एक्सपोज भी हुए वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर, वन नेशन और वन लीडर स्टैब्लिश करने का इनका पूरे का पूरा खेल है। इनको किसी बात से कोई मतलब नहीं। अच्छा, इस देश में एक और चीज होगी, सबको पता है कि इनकी स्टैंडिंग क्या है किसी स्टेट के अंदर, नाम लेवा नहीं होता, उस स्टेट को चुनाव जीतते हैं। मैंने आपको एक शो में कहा था कि आशीष भाई ये हरियाणा है, या धोखा खा जाएंगे अगर इनको। हरियाणा में कोई बच्चन भी बाहर निकला क्या? लुट पिट के आराम से बैठे हुए। सब जगह यही काम है। बंगाल का एक आखिरी एसिड टेस्ट बचा हुआ है, अगर यहां भी सफल हो गए तो फिर बाकी उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, ये मान कर चलिए। अब तक लोकतंत्र का भ्रम है, वो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। जो हेमंत भाई ने अभी बताई ये खबर, वो ट्वीट दिखा दीजिए एक बार, क्योंकि वो जो है बिल्कुल ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ट्वीट दिखा दीजिए। हेमंत भाई ने अभी जो बताया कि एनआईए वो 3 जिलों में ना दिया और यहाँ वहां लगेगी, वो भी फील्ड में रहेगी। लेकिन एक बात मैं, जिससे आप हम कोई सहमत नहीं है, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ और मैं खुद भी सहमत नहीं हूँ, कोई हम लोग सहमत नहीं है कि ये देखिए, ये वो ट्वीट है, इसमें आप पढ़ लीजिए। लिखा है कि एनआईए टीम्स आर स्प्रेड अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग साउथ 24 परगना, हुगली, नादिया एंड कोलकाता अहेड ऑफ पोलिंग। सब मतलब 24 दक्षिण 24 परगना, हुगली, नादिया, कोलकाता, सब में तो है ही है, एनआईए स्प्रेड हो गई है जो है। अब हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। मैं जो कह रहा था, जिस पर हमें आपको किसी को, हम सबको ये बात यकीन हो चुकी है, बिल्कुल मैं यकीन से कहता हूं कि भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि कोई रास्ता नहीं छोड़ा है इन्होंने, कोई रास्ता नहीं। सारी सारी गली, जितने गली के रास्ते निकलते हैं, सब पर अपने आदमी है। कहीं पर सीआरपीएफ है, कहीं पर आईटीबीपी है, कहीं पे अजयपाल शर्मा खड़ा है, कहीं पे एनआईए खड़ी है, और जहां पर मेन फाटक है वहां ज्ञानेश कुमार खुद ही खड़ा है। सब पर खड़े हैं। कोई रास्ता नहीं है जहां से लोकतंत्र को ऑक्सीजन मिल पावे, वो निकल पावे सेफ, कोई रास्ता नहीं। लेकिन अभी जब आपने खबर दिखाई, मतलब पढ़ना शुरू किया ना, तुरंत मेरे दिमाग में आया, हेमंत भाई सब कुछ, सारे दरवाजे छेकने के बाद भी ये फर्स्ट फेज हार चुके हैं, हार चुके हैं। फर्स्ट फेज नहीं, मैं उसके पीछे वजह बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं खुद असहमत हूं, आप असहमत हैं, हम सब बात करते हैं कि नहीं ये तो बना ही लेंगे, इनको कौन रोक पाएगा भाई, जब पूरा का पूरा चुनाव अपने हिसाब से कर रहे हैं। वोट कौन डालेगा ये भी यही तय कर रहे हैं कि वोट तुम कमल का फूल आ जाओ डालो, कमल का फूल ना आ जाओ डाल दो, उस टाइप का माहौल बना रखा है। लेकिन क्यों फर्स्ट राउंड में ये जो है पुलिस ऑब्जर्वर वाली भूमिका में आपने कुछ कोई हुड़दंग कहीं नहीं सुना था। ये पुलिस ऑब्जर्वर आए, कहीं सुना था? कहीं नहीं सुना था, मैंने नहीं सुना। ये पुलिस ऑब्जर्वर आए हैं, ये कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, नहीं था। एनआईए नहीं थी।
ये बाइक बंद कर दो, रिक्शा बंद कर दो, पैदल चलना बंद कर दो, शीर्षासन करते रामदेव जी से वोट डालने आओ, नहीं था, ये नहीं था कुछ भी। ये सेकंड फेज में शुरू हुआ। यानी अगर फर्स्ट फेज ये कंफर्टेबल होते, फर्स्ट फेज में ये कंफर्टेबल होते, तो सेकंड फेज में एनआईए, ये ऑब्जर्वर, ये तमाशा, ये करने की नौबत नहीं आती। मतलब कुल मिला के अगर हम कहें तो वो रिएक्शन हो गया जो एसआईआर के अपोजिट रिएक्शन हुआ। एक बात हम आप बार बार कहते हैं कि ये शुरू से कहते हैं कि अगर मतदाता एक मुश्त मतदान करने पे आ जाए ना, तो इनकी सारी गुड़ागणित फेल हो जाए सब। भाई 70% 75% पोल कर देगा तो कहां तुम जाओगे एक तरफ से। ये एसआईआर मुझे लगता है कि पहले फेज में इसने बहुत तगड़ा रिएक्ट किया है, ये मुझे लग रहा है, मैं आपसे समझूंगा। और इसीलिए ये एनआईए की एंट्री ऐसे नहीं। आप पहले फेज सेकंड फेज की खाली तुलना करिए, आप बताइए। नहीं आशीष भाई, देखिए ये लोग जो है ना, जिन आप करते हो साइंटिफिक बातें, आप करते हो कानून की बातें, आप करते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बातें, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, दर्शक भी अगर समझना चाहे तो समझ लेंगे। पंजाब में जो मौजूदा विधानसभा है, मौजूदा विधानसभा, आपको पता है उसमें बीजेपी की कितनी सीटें हैं? दो सीट। और वोट शेयर पता है कितना है? नहीं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। वोट शेयर है 6%। वोट शेयर है 6%। राज्यसभा की सीटें हैं 10, उनमें से 7 इनकी है। जो 2 सांसद, जो विधायक हैं, उनके बेसिस पे तो उनकी 0.01% भी सीट नहीं होती। और 10 में से 7 सीट पंजाब में किसके पास है? बीजेपी के पास। इसका मतलब इस देश 6 हो गए, 10 में से 6% वोट वाली पार्टी की, 2 एमएलए वाली पार्टी की 6 सीटें। आप सोच करके देखिए केवल। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो बताइए। तो बंगाल के अंदर तो पिछली बार मोमेंटम बढ़ाया था, क्या था? 225 से 250। सारे पोमेरियन एग्जिट पोल याद होंगे ना आपको, 225 से 250 और पता नहीं क्या क्या, और 3 फिगर्स में नहीं आए थे। ममता ने कहा था। इस बार आशीष भाई जो घेरेबंदी इन्होंने की है ना, मुझे डाउट उसके ऊपर हो रहा है। ममता बनर्जी ने तो कैंपेन किया है कायदे से, सारी चीजें की है अपनी जगह पे, लेकिन जो ये आपके जो ऑब्जर्वर जो भाषा बोल रहे हैं, आप ये बताइए कि किसी प्रत्याशी को, वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, उसको नोटिस देने के लिए घर जाने की किसी ऑब्जर्वर को क्या जरूरत पड़ी है? बताओगे मुझे? इतिहास में ऐसे कब होता है कि ऑब्जर्वर घर नोटिस देने जाता है किसी को? पूरा सिस्टम होता है भाई साहब। वो ऑब्जर्वर नहीं है, वो दिल्ली का मैसेज है, ये समझ जाओ। उन लोगों को मैसेज है, कैंडिडेट्स को मैसेज है कि, और इन लोगों में जो बेहूदगी, बेहयाई, बेशर्मी, निर्लज्जता और शर्मनिरपेक्षता, उन सारों का अगर कोई डेडली कॉम्बिनेशन है तो उसका नाम है ज्ञानेश गुप्ता, जो सारे दुनिया के सामने लोकतंत्र के साथ जो कुछ करवा रहा है, उसका जो होगा आने वाले समय में, राजीव अग्रवाल आज तक नहीं दिखा ना आपको, उसकी उससे भी बुरी गत बढ़ेगी। और ये भूल रहा है कि सर्विसेज में रहना, एक काम करना, संविधान की शपथ लेकर के आप जिस पद पे हो, आप इस लोकतंत्र के साथ, उस लोकतंत्र ने वो ताकत दी है आपको, किसी इंडिविजुअल ने नहीं दी। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही, और ये बात बंगाल के लोग समझ रहे हैं। वो इसको कितना कागज पे उतार पाएंगे, सवाल केवल आशीष भाई इतना है। और जिस तरीके की परसेंटेज ऑफ वोट और सारी चीजें हैं, उसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए, ये किसी भी हद तक वहां पर जो खेल करना चाहेंगे वो करेंगे। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं, लेकिन इच्छा मेरी जरूर है कि मैं 100% गलत साबित हूं और आपकी बात सही हो। ममता बनर्जी ने चुनाव लड़के दिखाया है, फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, बाकी विपक्ष को बताया है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। उसके बाद अगर चारों हाथ और पैर बांध के आपको वो बिठा दिया जाए, तो क्या तो जनता करेगी और क्या ममता करेगी? ये तो सारे विपक्ष को बैठ करके सोचना होगा। आखिर में कार्यक्रम खत्म करते हैं, लेकिन मैं एक दिखाता हूँ जरा, वो जहांगीर खान जिसके घर ना निपटा देंगे, जो अजय आलोक जैसे लोग लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समझ लेना क्या गति करूंगा और क्या क्या धमकी दे के आया था। मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, मैं कहा हो सकता है भाई उत्तर प्रदेश में बहुत बाहुबली हैं, ब्रजेश सिंह से लेके और धनंजय सिंह और अभय सिंह और फलाना ढिमकाना, कितने कितने बाहुबली हैं सब नेता, उनको हो सकता है हो उसके भी। भैया एक वो स्क्रीनशॉट दिया था, दिखा दीजिए। उस पर एक भी केस नहीं है भाई साहब, उस पर तो चुनाव आचार संहिता तक का केस नहीं है। जहांगीर खान की बात करें तो वो दक्षिण 24 परगना की फाल्टा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं,
41 वर्षीय खान ने 12वीं तक शिक्षा हासिल की है और चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास 2.1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि उन पर कोई कर्ज नहीं है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। हटा दीजिए। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए भी दी थी। हो सकता है मन में होता है ना, मुझे भी था। अब क्या कि हो सकता है भाई दबंग उबंग बाहुबली हो, इस पे चुनाव आचार संहिता तक का मुकदमा नहीं है। भैया चुनाव आचार संहिता तो बहुत हो जाता है कि आप एक गाड़ी एक्स्ट्रा लेके चले थे काफिले में, विदाउट परमिशन थी, प्रत्याशी मुकदमा हो गया। इस पे चुनाव आचार संहिता तक का मुकदमा नहीं है और उसको ऐसे धमका रहा था जैसे वो दाऊद इब्राहिम के गैंग का आदमी हो। इसीलिए धमका रहा था, इसीलिए धमका रहा था कि वो उस तरह का आदमी नहीं है, लेकिन उसके नाम के आगे कुछ लिखा हुआ है ना, उसको एस्टेब्लिश कर रहा था। दिल्ली वाले बॉसेस को वीडियो दिखानी है ना, देखो मैंने ऐसे ठोक के लिए। एक छोटी सी गलती हुई आशीष भाई, माफी चाहता हूं दर्शकों से। पंजाब में राज्यसभा की केवल 7 सीट होती हैं, उनमें से 6 अब भाजपा के पास। वही मैं कह रहा हूँ 6, उसमें मैं बता दूं आपको, पंजाब में एक सीट पर औसतन एक सीट जीतने के लिए 17 से 20 विधायक की जरूरत होती है। मतलब 6 सीट के लिए वहां पर ये आप मान के चलो कि 100 विधायक के आसपास की जरूरत होती है। अब लोग कहेंगे कि 6 पे 92 पे कैसे 6 आ गया, तो एक साथ नहीं चुनाव होते हैं। इसलिए मैंने कहा 17 से 20 वैरी करते हैं। मैं पूरा इस पर काम किया था, ये वैरी करते हैं। तो मैं 17 लूं तो 17 छक्का 102, 100 विधायक पे जितने सांसद होने चाहिए 2 विधायक पे। बाबा साहेब अगर कहीं से देख रहे होंगे ना, तो लिटरली बता रहा हूं, लिटरली शोक सभा कर रहे होंगे, जहां भी होंगे वहां पर शोक सभा कर रहे होंगे इस लोकतंत्र के लिए, फातिहा पढ़ रहे होंगे या पढ़वा रहे होंगे लोग। 100 विधायक पर जितने सांसद होंगे 2 विधायक पर लेकर चले आए, क्या कर लोगे भाई, क्या कर वही लोगे? मैं कह रहा हूं। तो इसलिए जो ये बंगाल में कर रहे हैं, ये सारी हिम्मत वहां से आती है जब आप शर्मनिरपेक्ष हो गए। आपको पता कहीं घूम लो, जो आप एक बात बड़ी अच्छी कहते हो, जाओ कोर्ट में चले जाओ, जाओ करवा लो जो करना है। जब वहां की आपको इम्यूनिटी मिल जाती है ना, उसके बाद आप जो मर्जी कर सकते हैं। ज्ञानेश गुप्ता के तो सारे कायदे कानून आपके ही हैं, मोहर भी आपके दफ्तर की उसको पास मिलती है, वो कोई समस्या नहीं। जब अदालत के बारे में इतना कॉन्फिडेंट हो जाए, और जिस दिन पहली हियरिंग हुई थी, आप फिर मत बोलिएगा, SIR को बिहार को लेकर जो पहली हियरिंग हुई थी, अपना दोनों का वो शो था, वो देख लीजिएगा, आपको याद आएंगी वो सारी चीजें। एक दिन की पहली हियरिंग पे हमने जो कुछ बताया था, अगर वही ना हुआ हो तो याद कर लीजिए। और दर्शकों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँ, वक्त हो गया हेमंत भाई, लेकिन मैं आपसे दर्शकों दोनों, भाई हमारी तो आदत हो गई दर्शकों से माफी मांगने की। हालांकि हम सावरकर नहीं है, हम माफी इसलिए मांगते हैं क्योंकि आप लोग कहते हैं छोटा करो वीडियो, हम बड़ा कर देते हैं, तो गलती करते हैं। चलिए जरा एक वीडियो और है, वो दिखाना जरूरी है ना, दिखाना जरूरी है। एक वीडियो है भैया, दिखाइए, जिसमें लुंगी वाला आदमी खड़ा है। अरे नहीं पता हम कैसे जैसे बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? पोलाइटली बोलो, भद्र में बोलो। मैं नहीं पता वो कहाँ रहता है, वो भी पता यहाँ रहता है। उसका मोबाइल नंबर क्या है? उसको फोन होगा मोबाइल नंबर? हाँ कौन करेगा? नाम भी फोन आपसे क्या बात है? ये चारों तरफ से जिसको घेरा था, ये क्या लग रहा होगा, लग रहा होगा ना कि आज पकड़ लिया, कुछ बड़ा हाथ लगा। उसको घेर करके पूछ रहे थे बताओ, और उससे अल्टीमेटली कहा कि नंबर बताओ, तो उसने मोबाइल निकाला है, वो नंबर बता रहा है। आप मुझे मतलब सामान्य लोग तो कहेंगे, हम लोग इसीलिए थोड़ा सा नहीं पसंद आते लोगों को। सामान्य आदमी कहेगा यार नंबर पता करना था तो पता किया जयपाल शर्मा। भाई साहब विधायक है, अगर विधायक का नंबर नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। विधायक का नंबर है, उसका एड्रेस, विधायक का नंबर और उसका पता कहाँ रहता है वो विधायक है और प्रत्याशी है, विधायक और प्रत्याशी है। अभी अभी उसने एफिडेविट, नामांकन भरा होगा एफिडेविट, उसमें एफिडेविट में तो आजकल इतनी इंफॉर्मेशन कम हो जाए तो सोचता चली जाएगी, ऊपर से विपक्ष का प्रत्याशी है, उसमें उसने अपनी कुंडली लिख दी होगी सर, नाव गांव पता गली नंबर मोहल्ला नंबर पत्नी का नाम बेटी का नाम बच्चे का नाम सब। ये फोन नंबर मांग रहा है, बताओ आप ये किसको मूर्ख बना रहे हैं सर, ये फोन नंबर नहीं मांग रहे हैं। वो एक आदमी लुंगी में खड़ा है, चार तरफ से उसको ऐसे घेरा हुआ है, उसके मन में दहशत बिठाना।
लोग देखेंगे दहशत। ये बेसिकली दहशत का जो है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम दहशत का है। फोन नंबर मांगने के लिए बताओ किसको मूर्ख बना रहा है आदमी है? डॉक्टर नहीं लगा है नाम के पीछे, लेकिन तुमसे ज्यादा लोकतंत्र और संविधान सब समझते हैं। चलो जरा अखिलेश यादव ट्वीट दिखा दीजिए इनके बारे में। देखिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम न इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अखिलेश जी चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती है। अगला नंबर अखिलेश का ही, आप चिंता मत कीजिए। आप अगला नंबर अगला 80। आप ही का है। अगर बंगाल में यह हालत है तो यूपी में क्या होगा? अखिलेश जी आज ही से सोचना शुरू करिए, कैसे बचेगा उत्तर प्रदेश। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।